पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स में आगे आज बात करेंगे इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर्स के बारे में। जैसे कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स जो दो टाइप की थी, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं वो भी फर्दर दो टाइप की थी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वाली वो ड्रग्स थी जो कि वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल दो टाइप की थी, और इनडायरेक्टली एक्टिंग में इरिवर्सिबल आज पढ़ेंगे। तो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं कि एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर को होती हैं, तो क्या करेंगी, ये एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट कर देंगी, जिससे एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन बढ़ेगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर क्या करेंगी कि ये एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज जो एंजाइम है उसको इस तरीके से इनहिबिट करेंगी कि वो इरिवर्सिबल होगा। मतलब जो रिवर्सिबल होता है उसको उस एंजाइम से आराम से हटाया जा सकता है और उस एंजाइम को फर्दर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल वाली वो ड्रग्स होती हैं जो एक बार उसको इनहिबिट कर देंगी तो वो इनहिबिट हो जाता है परमानेंटली। तो जो इरिवर्सिबल ACHE इनहिबिटर्स होती हैं ये मेनली होती हैं जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स कॉमनली फार्मर्स के द्वारा इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज़ की जाती हैं। तो ये होती है ना ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स, ये दोनों ये क्या होती हैं, हाईली लिपिड सोल्यूबल होती हैं, और हाईली लिपिड सोल्यूबल होने के कारण ये अपनी बॉडी स्किन जो कि फार्मर्स इंसेक्टिसाइड खेतों में डालते हैं तो उस टाइम पे इतना अवेयर नहीं होते हैं वो लोग, कुछ लोग जो कि ये इंसेक्टिसाइड स्किन के टच होने से अपने बॉडी में एंटर कर जाती हैं। तो अनजाने में या जाने से कुछ भी हो, इंसेक्टिसाइड अपने जैसे ही स्किन के टच होती हैं तो हाईली लिपिड सोल्यूबल होने के कारण ये अपने शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और ये क्या करेंगी, इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगी, जिससे कि उसके निकोटिनिक और मस्केरेनिक दोनों रिसेप्टर्स पे पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिलेगा। क्योंकि एसिटाइलकोलिन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये रिसेप्टर्स अपना काम करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। जैसे कि ये दो होते हैं मेनली कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स ये इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज़ की जाती है फार्मर्स के द्वारा। जो कार्बामेट्स हैं ये जैसे मेलाथियोन और पैराथियोन, मेनली मेलाथियोन और पैराथियोन होती हैं, और भी होती हैं जैसे कि DFP, ये होता है डाइफ्लोज, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फोनेट, और टैबुन और सैरिन। ये क्या होती हैं, ये नर्व गैसेज होती हैं। रिवर्सिबल ACHE इनहिबिटर्स नर्व गैसेज होती हैं ये, और ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है पूरे, और ये तीनों क्या हैं, नर्व गैस हैं। कार्बामेट्स जैसे कि कार्बारिल है और प्रोपोक्सर है, कार्बारिल और प्रोपोक्सर, XUR, कार्बारिल है और प्रोपोक्सर है। तो ये क्या होती हैं, हाईली लिपिड सोल्यूबल होती हैं, हाईली लिपिड सोल्यूबल होती हैं। इसी वजह से कैन क्रॉस द इंटैक्ट स्किन, दे कैन क्रॉस इंटैक्ट स्किन। तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे M1, M2, M3 ये सभी रिसेप्टर्स क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है,
इनके स्टिमुलेशन से क्या होगा, जैसे कि M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 कहाँ कहाँ होते हैं पहले अपन पढ़े हुए हैं, जैसे कि पहले खाओ पियो फिर दिल लगाओ एंड मौज करो। उसी तरीके से जैसे ये कहाँ होता है, स्टोमक में होगा। तो इसके स्टिमुलेशन से क्या होगा, HCl का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, HCl का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। M2 हार्ट पे होता है तो हार्ट रेट घट जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। M3 रिसेप्टर्स बाकी जगह जैसे कि आई में होगा तो क्या हो जाएगा, मियोसिस कोज होगा, तो मियोसिस कोज होगा जिससे प्यूपिल छोटा हो जाएगा, पिन पॉइंट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल। सिक्रेशंस बढ़ जाएगा, ग्लैंड्स का स्टिमुलेशन होगा, उससे क्या हो जाएगा, सिक्रेशंस बढ़ेंगे, सिक्रेशंस बढ़ेंगे जिससे क्या होगा, जैसे टीयर्स ज़्यादा आएंगे, सलाइवा ज़्यादा होगा, स्वेट भी ज़्यादा होएगा, पसीना ज़्यादा आएगा मतलब, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट ज़्यादा होगा जिससे क्या कॉज होएगा, डायरिया। और यूरिनरी ब्लैडर पे भी उसका स्टिमुलेशन होगा तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। और ब्रोंकस पे इफेक्ट होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो होता क्या है, ये सभी इफेक्ट एक साथ दिखाई देंगे तो पेशेंट जो होगा ना वो कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनका पॉइजनिंग यानी कार्बो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स का पॉइजनिंग बहुत खतरनाक होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं किस पे, कि कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स का पॉइजनिंग हो गया है। तो यदि किसी पेशेंट में इफ पिन पॉइंट प्यूपिल और सिक्रेशंस ये दोनों कुछ ज़्यादा ही दिखाई दें तो अपन क्या समझेंगे कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स का क्या हो गया, पॉइजनिंग हुआ है। ठीक है, ये अपन डायग्नोस करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होंगे क्योंकि हार्ट को डिप्रेस करता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट याद रखने योग्य है कि जो एन टाइप रिसेप्टर्स जो होते हैं ना उनको स्टिमुलेशंस के लिए थोड़ा डोज ज़्यादा चाहिए होता है। तो क्या होता है, कुछ रेयर कंडीशंस में सिंपैथेटिक एनएन जो, क्योंकि एनएन रिसेप्टर्स जो होते हैं गैंग्लियन पे होते हैं, तो सिंपैथेटिक एनएन रिसेप्टर्स जो है ना वो टैकीकार्डिया कोज करवा देते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे आए कि हार्ट रेट और बीपी बढ़ी हुई है, उसके साथ साथ पिन पॉइंट प्यूपिल और सिक्रेशंस भी दिखाई दे रहे हैं, तो अपन उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स पॉइजनिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रेयरली होगा, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, हार्ट रेट कम और ब्लड प्रेशर भी कम होगा। लेकिन इसको साथ में लेके चलेंगे इस पॉइंट को, इंक्रीज्ड हार्ट रेट और इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर can be seen rarely due to NN receptor stimulation। ठीक है, तो ये हुआ NN टाइप रिसेप्टर, और दूसरे कौन से हैं, NM टाइप रिसेप्टर। ठीक है, तो जो NM टाइप रिसेप्टर्स हैं उनका भी स्टिमुलेशन होगा, तो उनके ये तो रेयर रहे, ये तो एक रेयर केस है। वैसे नॉर्मली हमने पढ़ा है क्या होता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, एनएम रिसेप्टर्स भी होंगे ना, तो एनएम रिसेप्टर्स पे भी एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वहाँ का भी क्या होगा, ओवर स्टिमुलेशन होगा। अब उनको पता है इसका क्या होता है, ऑप्टिमम डोज पे ही काम करते हैं। तो उनका अगर ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा एनएम रिसेप्टर्स का तो मसल वीकनेस कोज करेगा, मसल वीकनेस। ठीक है, तो मसल वीकनेस, पिन पॉइंट प्यूपिल और सिक्रेशंस बढ़ा हुआ, और हार्ट रेट चाहे बढ़ा हो चाहे कम हो, तो ये क्या होंगे, एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर्स का, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स का पॉइजनिंग होगा। ठीक है, तो अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो पिन पॉइंट
पिन पॉइंट ऑफ प्यूपिल जो है इसके जो कोजेज हैं इनको ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे पिन पॉइंट, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे OP। किससे याद रखेंगे? OP, पॉइजनिंग, ठीक है। इससे याद रखेंगे, जैसे कि O का मतलब इसमें क्या हुआ? O का मतलब हुआ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग, और O का मतलब ओपियोइड्स, ओपियोइड, ठीक है। O का मतलब क्या क्या होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट और ओपियोइड्स, ये याद रखना। यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, कार्बामेट पॉइजनिंग, ओपियोइड पॉइजनिंग, इन तीनों कंडीशंस में पिन पॉइंट ऑफ प्यूपिल होएगा, ठीक है। ओपियोइड्स में जैसे कि मॉर्फिन है, ठीक है। अब इसमें सेकंड है P4 क्या होगा? P4 होगा जैसे पोन्टाइन हेमरेज और फिनोल पॉइजनिंग। P4 पोन्टाइन हेमरेज और फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये इन चारों पांचों कंडीशंस में क्या होगा? पिन पॉइंट ऑफ प्यूपिल हो सकता है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स का अगर पॉइजनिंग हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो फार्मर्स को क्या करना चाहिए कि अगर उनको इंसेक्टिसाइड छिड़कते टाइम किसी भी जगह, जैसे कि हाथ पे, पाँव पे, मुंह पे, कहीं पे भी अगर वो इंसेक्टिसाइड टच हो जाती है तो उसको तुरंत वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। अच्छे से धोने से वो ऑर्गेनोफॉस्फेट या जो भी इंसेक्टिसाइड है आराम से हट जाएगी और वो थोड़ा बहुत ही जा पाएगी। तो पहला ट्रीटमेंट अपन को यही करना चाहिए कि उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए और जहाँ फ्रेश एयर आ रही हो वहाँ पे पेशेंट को बिठा देना चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफिक एंटीडोट्स भी हैं। जब वो उसकी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो जाए और अपन उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो क्या करेंगे? एंटीडोट देंगे। तो अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक एंटीडोट्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्यों है? क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी अपन ने पढ़ा था कि एट्रोपिन क्या होता है? मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग में क्या होता है कि ये एसिटाइलकोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिससे M1, M2, M3 ये रिसेप्टर्स भी का वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या फिर मैं बोलूँ उसकी पॉइजनिंग होगी बहुत ज़्यादा, जिससे वो पेशेंट कोमा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर आप M1, M2, M3 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर दें तो उसका एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा तो उसका कोई फ़र्क नहीं हो पाएगा। तो एट्रोपिन इसका एंटीडोट के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये एक ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम आती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग। ओके, इसको कैसे दिया जाता है? इसको आईवी फॉर्म में दिया जाता है, ये मैं बोलूँ आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है। इंट्रावेनसली इसको बाई आईवी रूट से इसको दिया जाता है। कई जगह एवरी 5 मिनट्स भी लिखा हुआ है और केडीटी में इसको एवरी 10 मिनट्स भी लिखा है। जैसे कि 2 मिलीग्राम आईवी
रिपीटेड एवरी 10 मिनट, मतलब हर डोज में 2 मिलीग्राम देंगे IV रिपीटेडली हर 10 मिनट के बाद। और कब तक देंगे? जब तक कि उसके एट्रोपिनाइजेशन के साइंस नहीं दिखाई दे, टिल साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन अकर्स। अब इसके साइन क्या क्या होते हैं? तो क्या होता है कि एट्रोपिन क्या करेगा, मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, तो उनका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सिक्रेशंस बढ़ने की बजाय क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ग्लैंड्स का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, टीयर्स भी कम आएंगे, स्वेटनिंग भी कम होगी। तो ये जो इसका सिक्रेशन कम होने वाला साइन है ना, ये मोस्ट रिलायबल साइन है, मोस्ट रिलायबल, और मैं बोलूँ स्पेसिफिक साइन है। एट्रोपिनाइजेशन का स्पेसिफिक साइन क्या होगा, सिक्रेशंस का कम होना। अगर उसके सिक्रेशंस कम हो गए तो आप उनको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें एट्रोपिनाइजेशन शुरू हो गया और अब उसको एट्रोपिन देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है। और दूसरा इसका साइन दिखेगा मिड्रियासिस, बिकॉज क्या कोज कर रहा था, वैसे तो M3 रिसेप्टर्स से क्या हो रहा था, पिन पॉइंट पिपिल हो रहा था, और एट्रोपिन देने के बाद क्या हो जाएगा, मिड्रियासिस हो जाएगा, मिड्रियासिस। ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइन है। मिड्रियासिस कोज होना क्या है, मोस्ट कॉमन साइन। ठीक है, ये तो मोस्ट कॉमन साइन है, लेकिन स्पेसिफिक साइन क्या है, सिक्रेशंस का कम होना। इसके अलावा थर्ड इसका साइन होगा हार्ट रेट पे, बिकॉज हार्ट को क्या कर रहा था, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या करती हैं, हार्ट को डिप्रेस करती हैं, तो हार्ट रेट कम हो जाती है। तो होता क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के काम करते हैं। तो ये एट्रोपिन क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को कम कर देगा, जिससे सिम्पैथेटिक एक्शन अपना काम बढ़ा देगी। तो हार्ट रेट को क्या करता है, वो बढ़ाता है। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, 100 से भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये साइन जब तक प्राप्त हो जाए ना, यानी जब तक ये साइन नहीं आ जाए तब तक देते रहेंगे क्या, 2 मिलीग्राम IV रिपीटेड एवरी 10 मिनट्स। और कब तक, जब तक ये साइन नहीं आ जाए। और अपन एक दिन में इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए कि कितना मिलीग्राम उस पेशेंट को दिया जा सकता है, अप टू 200 मिलीग्राम पर डे। और कितने दिनों तक दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है 1 to 2 वीक कैन गिव। ठीक है, 200 मिलीग्राम पर डे दिया जा सकता है, और हर डोज में 2 मिलीग्राम IV रूट से। ठीक है। और ये साइन जब भी अपन को मिल गए कोई से भी टाइम, तो एट्रोपिन देना उसको बंद कर देंगे। ये मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो उसके इफेक्ट्स को तो कम कर देगी, लेकिन ये NM रिसेप्टर्स और NN रिसेप्टर्स पे काम नहीं करती है। तो जो मसल वीकनेस जो NM रिसेप्टर्स के ओवर स्टिमुलेशन से हुई थी, उसको ये रिवर्स नहीं कर सकती। तो लिखेंगे कैन नॉट रिवर्स मसल वीकनेस। ठीक है, ये मसल वीकनेस को रिवर्स नहीं कर सकती। ठीक, इसके अलावा सेकेंड अपन यूज करते हैं एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज रीएक्टिवेटर्स। देखो, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनिबिटर्स। लेकिन अपने पास कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनिबिट हुआ था उसको रीएक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, वो होते हैं जैसे ऑक्जिम्स। ऑक्जिम्स में जो OH ग्रुप होता है ना, जो हाईली रिएक्टिव होता है, ये कुछ इस प्रकार होता है, R सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड N से OH, तो ये ऑक्जिम बन गया। तो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज रीएक्टिवेटर्स कौन से होते हैं, मेनली ऑक्जिम्स होते हैं।
ठीक है। ये ऑक्जिम्स जैसे कि प्रालीडॉक्सिम, डाइएस्टाइल मोनोऑक्सिम, पैम और डैम। जैसे पहला है प्रालीडॉक्सिम, PAM, ठीक है। और सेकंड है डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम, डैम। ओके, ये जो ऑक्साइम्स होते हैं इनका फंक्शंस के बारे में, ये कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका पहली बात तो ये है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज नहीं किए जाते। नोट, ये ऑक्साइम्स क्या होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होते हैं। नोट ड्रग ऑफ चॉइस, ओनली इफेक्टिव इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यानी ये कार्बामेट्स का जो पॉइजनिंग होगा उसमें ये काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। इसको थोड़ा सा डिटेल से आगे समझेंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, ओनली इफेक्टिव इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ओके। और जो प्रालीडॉक्सिम है ये पेरिफेरली वर्क करता है, ये मेनली पॉइंट, ये पॉइंट भी याद रखना होगा कि प्रालीडॉक्सिम सिर्फ पेरिफेरली काम करता है, और जो डैम है यानी डाइएस्टाइल मोनोऑक्सिम है ये ब्रेन और पेरिफेरली यानी बोथ जगह, बोथ साइड्स सेम वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पैम एक्ट्स पेरिफेरली और डैम एक्ट्स सेंट्रली एंड पेरिफेरली बोथ, ठीक है। यानी ये ब्रेन और ब्रेन के आउटसाइड दोनों जगह वर्क करता है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है एक पॉइंट कि ओनली इफेक्टिव इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये कैसे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अपन इसके जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज है उस पर कैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट और कैसे एसिटाइलकोलिन काम करता है, कैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट आके इस पे बाइंड होता है, कैसे कार्बामेट्स इस पे बाइंड होते हैं, और किस तरीके से ऑक्जिम्स इनको रीएक्टिवेट करते हैं, इसको इन डायग्राम से समझेंगे, ठीक। तो होता क्या है कि ये है अपने पास एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ओके। ये क्या है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है जो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करता है। तो जब भी अपने पास बाहर से, मतलब बाहर से का मतलब इसके पास एसिटाइलकोलिन आएगा, तो एसिटाइलकोलिन आता है और एस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है। कौन साइट पे, एस्टेरिक साइट पे। एसिटाइलकोलिन एस्टरेज पे दो साइट होते हैं कि एस्टेरिक साइट और एक एनायनिक साइट। तो एसिटाइलकोलिन आया और एस्टेरिक साइट पे बाइंड हुआ, और बाइंड हुआ और तुरंत ब्रेक होता है, यानी कि ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की जो एस्टेरिक साइट है इस पे इतनी जल्दी एक्शन होता है कि हमको ऐसा लगता है जैसे इस पे एसिटाइलकोलिन आया ही नहीं, या हमेशा ये साइट खाली दिखाई देती है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे ये साइट रिक्त है, यानी क्योंकि एसिटाइलकोलिन आया और ये साइट इतनी जल्दी इसको ब्रेक करती है कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे पूरा बिना ब्रेक हुआ एसिटाइलकोलिन आया था, ठीक है। होता ये नॉर्मल इसका फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। यानी एसिटाइलकोलिन बाइंड्स टू एस्टेरिक साइट एंड इट्स ब्रोकन, इट इज ब्रोकन। रिएक्शन इज सो रैपिड दैट वी कैन अज्यूम दिस साइट टू बी नेवर ऑक्यूपाइड, जो बात अभी मैंने बताई। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इस पे कैसे काम करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट आया और ये एस्टेरिक साइट पे आके जुड़ गया, तो अब ये एस्टेरिक साइट क्या हो गई,
फिल हो गई, मतलब अब ये खाली साइट नहीं रही। अब जैसे यहाँ पे एसिटाइल कोलिन आएगा तो यहाँ पे अब वो बाइंड नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो अब इसका यानी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का फंक्शन, जो नॉर्मली फंक्शन था एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करना, वो नहीं होगा, तो एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसी प्रकार ये क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होता है, क्योंकि सारे इफेक्ट किससे हो रहे हैं, एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन बढ़ने से। और ये इस तरीके से जुड़ा है कि ये एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन बढ़ने से भी नहीं छूटता, तो इस ऑर्गेनोफॉस्फेट का ये फंक्शन होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑक्जिम्स इस पे कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एस्टेरिक साइट और ये एनायनिक साइट, तो ऑक्जिम्स आते हैं और जैसे यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनोफॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो ऑक्जिम्स को क्या बोला था हमने कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग को खत्म करते हैं, लेकिन कार्बामेट्स की को नहीं करते। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की को कैसे खत्म करेंगे, तो ऑक्जिम्स आएंगे और एनायनिक साइट पे बाइंड हो जाते हैं। किस पे आते हैं, एनायनिक साइट पे बाइंड होते हैं, और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का एस्टेरिक साइट पे जो बॉन्ड है ना, वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो ऑक्जिम्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बीच का, ये बॉन्ड नहीं टूटता। तो ये आसानी से ऑक्जिम्स ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को लेके बाहर आ जाता है। तो ये एस्टेरिक साइट फिर से खाली हो गई। अब यहाँ पे आराम से एसिटाइल कोलिन आएगा और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऑक्जिम्स बाइंड टू एनायनिक साइट एंड फॉर्म्स बॉन्ड विद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड ऑक्जिम्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. Organophosphate is removed after esteric site. Organophosphate removed from esteric site. Acetylcholine esterase is reactivated. जब ये हट जाएगा तो फिर से reactivate हो जाएगा। अब कार्बामेट्स पे ऐसा क्या लफड़ा होता है कि ऑक्जिम्स इसको रिवर्स नहीं कर पाता, बिकॉज जो कार्बामेट्स होता है ना, उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। जैसे कि ये कार्बामेट्स आया, तो कार्बामेट्स एस्टेरिक और एनायनिक साइड दोनों के बीच में इतना बड़ा होता है कि दोनों को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ऑक्जिम्स आए चाहे ना आए, उसको ये एनायनिक साइड पे बाइंड होने ही नहीं देता। तो ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है ना, ये क्या रहता है, इनहिबिटी रहता है। कार्बामेट्स बाइंड टू बोथ एस्टेरिक एंड एनायनिक साइड्स, तो ये दोनों की साइड से बाइंड होगा। ऑक्जिम्स कैन नॉट बाइंड, ऑक्जिम्स इससे जुड़ नहीं पाएंगे। कार्बामेट्स पॉइजनिंग कैन नॉट बी रिवर्स विद ऑक्जिम्स। ये समझ में आया? तो इस प्रकार से जो ऑक्जिम्स हैं सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग को रिवर्स कर सकते हैं, कार्बामेट्स की पॉइजनिंग को रिवर्स नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।